ये जो मैंने चीज़ें थी वो आपने की, मैं थोड़ा सा ना रीकैप करा देता हूँ क्योंकि मुझे आज कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आपको याद हो तो मैं लिख के लाया हूँ कि जो मैंने कल किया था तो पता नहीं लिख के लाया कि जो ये फर्ज करें कि मैंने कहा था कि हम एक स्पिन हाफ पार्टिकल की बात करते हैं और चले फर्ज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मैंने कहा था एक स्पिन हाफ पार्टिकल का जब हमने सॉल्यूशंस निकाले थे तो हमने कहा था कि उसके सॉल्यूशन में एक स्पिन पार्ट भी है और एक प्रोपेगेशन पार्ट भी है। प्रोपेगेशन हमने वही ली थी जो प्लेन वेव थी और स्पिन पार्ट साथ में हमने फॉर्म ऑफ स्पिनर लिया और हमने कहा था स्पिनर की 4 वैल्यूज हो सकती हैं क्योंकि 4 कंपोनेंट स्पिनर है। पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्पिन अप भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कह लीजिए, और नेगेटिव एनर्जी के साथ भी स्पिन अप हो सकता है। सिमिलरली पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्पिन डाउन हो सकता है और नेगेटिव एनर्जी के साथ भी स्पिन डाउन हो सकता है। फिर मैंने ये कहा था कि ये जो एक वेव है जो प्रोपेगेट करती है, मैं अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो मैं इसका फोरियर कंपोनेंट भी लिखूंगा साथ में। और वो फोरियर कंपोनेंट अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यू कैन राइट दिस साई प्लस पॉजिटिव एनर्जी पार्ट ऑफ x एंड t, ये x और t था क्योंकि x मेरी डेफिनेशन में x वेक्टर इनटू t वेक्टर था। दिस वाज v2p ओवर 2 pi h r टू द पावर 3/2। ये x का फोरियर है, हमें पता है ये लॉरेंट्ज इनवेरिएंट नहीं था, हमें इसके साथ एक चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ी mc स्क्वायर होगा कि इसने जो वॉल्यूम की कॉम्पैक्ट जो वॉल्यूम की श्रिंकिंग की बिकॉज ऑफ अ लेट कॉन्ट्रैक्शन उसकी टेक केयर कर, ठीक है, इनटू v ऑफ p and s u ऑफ p and s e to the power minus 3x, जहां पर मैं वेक्टर साइन डाल रहा हूं 4 ये सॉल्यूशन हमने देखा हुआ था मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में। अगर पोजीशन का फंक्शन, क्योंकि आपको याद होगा हम जब डिराक इक्वेशन में लिखते हैं तो चीजों को पोजीशन स्पेस में लिखते हैं, याद ना, तो आयोटा गामा म्यू डी म्यू माइनस m टाइम्स साई ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये साई ऑफ x इन u p s टू द पावर माइनस योटा p x जो प्लेन वेव जो है वो मोमेंटम, ये जो सॉल्यूशन होते हैं अगर आपको याद हो क्वांटम मैकेनिक्स ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स से, तो ये पोजीशन स्पेस में फ्री पार्टिकल के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन e टू द पावर योटा p डॉट x, याद है ना, आप उनके साथ एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लिखते थे, उसको नॉन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन होते हैं फ्री पार्टिकल के, क्योंकि अगर आपसे -∞ से इन्फिनिट को इंटीग्रेट करें तो जवाब फाइनाइट नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, आप उसे बॉक्स में रखते हैं सो दैट इट विल बी नॉर्मलाइज्ड इन और प्लेन वेव बना देते हैं, पीरियोडिक सॉल्यूशन बना देते हैं उसको। ये मैंने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट लिखा था सिर्फ, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक ये रिलेशन अपना वैलिडी कैलकुलेट करेंगे, आप सारी स्पेस पे इंटीग्रेट करें, एक ही टाइम के ऊपर रखें साई ऑफ प्लस ऑफ x, और इसको मुझे डैगर बनाना पड़ेगा, तो साई प्लस ऑफ x, तो हमने कहा था कि ये बन जाता है, दिस इज दिस इज v2p और v ऑफ p and s, याद है ना आपको ये चीज। फिर मैंने कहा था कि अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो ग्रुप वेलोसिटी की जो फॉर्म आती थी वो क्या थी, मैंने कहा था कि अगर मैं करंट कैलकुलेट करूं ड्यू टू दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द करंट फ्रॉम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, तो मैंने क्या कहा था उसको, मैंने कहा था करंट ऑपरेटर डिफाइन कर लेते हैं j वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू v3 ऑफ x psi plus dagger of x c alpha vector psi plus of x, याद है ना, तो ये मैंने फिर मैंने कहा था कि अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट तो आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, जिसको हमने कहा था कि वो आपके पास एक गॉर्डन आइडेंटिटी था। जब आपने उसको लिखा था तो वो ये बनी थी कि साई बार अगर आपके पास कोई से दो मुख्तलिफ वेव फंक्शंस होते
तो आप लोगों को जब आपने उसको खोला था तो गॉर्डन आइडेंटिटी के अंदर दो टर्म्स बनी थी। एक टर्म वो थी जो जिसमें सिर्फ मोमेंटम था और एक टर्म वो थी जिसमें एक एंटीसिपेटेड कैंसर भी मौजूद था। आपको याद है ना ये चीज़? हमने कहा था कि अगर आप इस चीज़ को खोलते हैं साई बार गैमा म्यू और साई को, इसका आंसर बनता था दिस इज 1/2m साई बार। अगर एक का मोमेंटम p प्राइम होता, एक का मोमेंटम p होता, तो आपने कहा था ये बनता था p प्राइम प्लस p म्यू, या प्लस है माइनस है, माइनस आयोटा सिग्मा म्यू p माइनस p प्राइम, पता नहीं प्राइम कौन सा था, पहले वाला प्राइम p प्राइम माइनस ये आइडेंटिटी आपने यूज की थी अगर आपको याद हो। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जब आपने कैलकुलेशन की थी और आपने जे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट की थी, जे वेक्टर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने कैलकुलेट की प्लस k में, तो आपने कहा था ये टर्म 0 हो जाती थी क्योंकि p और p प्राइम 3 वेक्टर्स बराबर हो जाते थे। अगर 3 वेक्टर्स बराबर हो जाते हैं तो 4 वेक्टर्स भी बराबर हो जाते थे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, याद है ना? तो हमने कहा था p p प्राइम के बराबर हो तो p e प्राइम के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि 4 वेक्टर बराबर होते हैं, ये टर्म 0 हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये टर्म कंट्रीब्यूट करती थी। तो जब आपने कैलकुलेट किया था इसको तो इसकी वैल्यू आई थी दिस वाज p स्क्वायर ओवर e। तो आपने कहा था ये तो वही है जो कि इन प्रिंसिपल आपने इसको ग्रुप वेलोसिटी ही लिखा था। आपने मान के चले थे कि जो c अल्फा है वो आपकी ग्रुप वेलोसिटी है, याद है ना? तो हमने कहा था ये c के बराबर ही होनी चाहिए थी, इसलिए कि अगर ये ग्रुप वेलोसिटी है और अब सारी चीजों की टेक केयर करें तो सारी फेज उसमें आ जाएगी। किसी की जो मर्जी स्पीड है, जो ग्रुप वेलोसिटी एक वेव की उससे बंच ऑफ वेव्स है जिनकी जो मर्जी एनर्जी है, उनकी जब आप सारों पे सम आउट करेंगे, एवरेज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा था कि ये जो चीज़ है ये लेस देन c बनती है bc स्क्वायर। तो ये चीज़ क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट है साई के पास। आप नहीं कह सकते थे कि c का पॉजिटिव, सिर्फ साई का पॉजिटिव पार्ट लेके, पॉजिटिव एनर्जी पार्ट लेके आप फुल कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू हैव टू इंक्लूड द नेगेटिव पार्ट। फिर मैंने आपसे कहा था यही कैलकुलेशन आप करेंगे नेगेटिव पार्ट के लिए। एवरीवेयर b इज रिप्लेस्ड विद p। यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी? यहाँ पर बन जाएगा dps नॉट स्क्वायर। सिमिलरली ग्रुप वेलोसिटी यही रहेगी, ठीक है? जो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक करके देखें। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक चीज और आपको कैलकुलेट करनी है जब आपने टोटल साई रखा था, याद ना? आपने कहा था कि मैं साई की फुल फॉर्म रखूं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के पार्ट को रखूं। मेरे पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट भी आता है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट भी आता है और जनरल सॉल्यूशन इन दोनों का सम है। तो मैंने क्या कहा था कि दिस इज इक्वल टू dqp ओवर 2 पाई h बार टू द पावर 3/2 इनटू mc स्क्वायर ओवर e। अगर कुछ गलत लिखा तो बताइएगा, मैं चीज़ आपको यहाँ से सिर्फ एक्सप्लेन कर दूँ। आपने कहा था कि b ऑफ p एंड s u ऑफ ps e टू द पावर माइनस a होता p डॉट x प्लस यहाँ क्या रखा था हमने d ऑफ d के ऊपर स्टार है या अनस्टार? तो d के ऊपर स्टार स्टार ही होना चाहिए, d स्टार ऑफ ps v ऑफ v एंड x e टू द पावर i x। अच्छा, अगर आपको मैंने कहा था ये फोरियर कोएफिशिएंट है b और t, इसका मतलब है जो पॉजिटिव एनर्जी पार्ट है उसका वेट ये है। बट मेरे इस वेट से मेरी क्या मुराद है? वेट से मेरी ये मुराद है कि अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट लेंगे
आप ये रिलेशन में की वैल्यू कैलकुलेट करें b क्यूब x साई डैगर साई की, तो जिस चीज के वो प्रोपोर्शन आता है वो b मॉड स्क्वायर है। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल खोलते थे तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती थी उस कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे जिस तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मोमेंटम स्पेस में b मॉड स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, ये मोमेंटम स्पेस जब उसे सारे मोमेंटम इंटीग्रेट करें सब चीजें काउंट हो जाए तो जब आप मानना है। यहाँ पर d जो है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट का है और b जो है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में उल्टा कह देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक पार्ट्स। सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैंने आपसे कहा था अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता और आपको याद है कि d3x साई डैगर ऑफ x साई ऑफ x कैलकुलेट करता तो इसका जवाब क्या था? दिस वाज d3v। आप नहीं कह सकते कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल जो है वो इसी के बराबर है। दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्मलाइजेशन। सो दिस इज इक्वल टू b ऑफ b एंड s मॉड स्क्वायर। अच्छा एक चीज मैं काम लिख रहा हूँ, मैं भी लिख रहा हूँ, काम लिख रहा हूँ b ऑफ b एंड s मॉड स्क्वायर। एक चीज जो मैं कम लिख रहा हूँ वो ये थी कि मुझे सारी स्पेस पे सम करना 10 वरना ये चीज बात तो पूरी रहती है। तो यहाँ पर भी मुझे सारी स्पेस पे सम करना है क्योंकि एक जो वेव फंक्शन है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट के बाद एक स्पेस नहीं है बल्कि आपको डाउन therefore I have to just sum over स्पेस, राइट। अच्छा अब डिपेंड ये करता है, देखिए डिपेंड ये करता है कि आपको याद है आपने u और v के बारे में एक चीज पढ़ी थी। आपने कहा था कि जो अपर फ्रीक्वेंसी अपर कंपोनेंट है और जो लोअर कंपोनेंट, याद है मैंने फाई और काई रखे थे। आपने कहा था जो लोअर कंपोनेंट होते हैं स्पिनर के वो सप्रेस्ड होते हैं कंपेयर टू द अपर कंपोनेंट बाय pc ओवर e प्लस mc स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये कोएफिशिएंट है उसका जिसमें लोअर कंपोनेंट है, ये कोएफिशिएंट है जिसको अपर कंपोनेंट है। इसका मतलब अगर ये बहुत ज्यादा सप्रेस्ड होता ये वाला तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी b ऑफ p s से निकल आती। अब मुझे ये साबित करना है कि वाकई ही ये चीज सप्रेस्ड है इसके मुकाबले। आज के लेक्चर का एक पर्पस ये बना। दूसरा पर्पस ये है कि मैंने आपसे कल एक चीज कही थी कि आप ये कैलकुलेट करें। मैं सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, लेकिन सारे पार्ट्स पे फिक्र हमने किए हुए। आपको याद है मैंने कहा था आपको कि आप ये चीज कैलकुलेट करेंगे, जे जो करंट है जे ऑफ k which was d3x psi dagger of x c alpha k psi dagger। याद है ना आपको मैंने ये कहा था कैलकुलेट करें। करना क्या पड़ेगा आपको ये रखनी पड़ेगी ना दोनों तरफ। कितने पार्ट्स आएंगे इसके? 4 पार्ट्स आएंगे। चलिए एक पार्ट इसका होगा जब आप ये k की वैल्यू निकालेंगे जब दोनों का पॉजिटिव एनर्जी पार्ट लेंगे, जो कि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। अगर आपको याद हो वो तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, याद है आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। ये पी सी स्क्वायर इसके साथ बी पी स्क्वायर आता था, याद है ना आपको, इसके साथ बी पी स्क्वायर आ जाता था ना। क्या कैलकुलेट की थी आपने अगर आपको याद हो? मैं इसको ये मैं कहीं ना कहीं लिख के लाया जो this was v cube v of p s mod square। ये बात मुझे नहीं आ सकता b p s mod square से, ये वन से छोटा है तो वेलोसिटी वन से कम है, c से कम है, इनटू p के c स्क्वायर ओवर e। याद है हमने ये कैलकुलेट किया था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमने कहा था कि अगर ये चीज एक्चुअली एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी जो कल मैं एक चीज पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैंने जाके सोचा ये साथ मौजूद है बीपीएस,
इसलिए ये चीज जो है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा सी से कम होगी, जो कि ग्रुप वेलोसिटी की सी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वेटेड कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1। हम देख चुके हैं कि ये पूरे वेव फंक्शन का एक हिस्सा है, ठीक है, 99% होगा लेकिन पूरा वेव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू सी से कम। तो जो मैं कल कह रहा था वो ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं, ठीक है, इस तरह का वो ये तरीका ज्यादा बेहतर था कि आप कहते हो बी से मल्टीप्लाई। ये चीज 1 नहीं है ना, अगर ये 1 नहीं है तो ये टोटल आंसर सी से छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि पी आई सी ओवर ई के डायमेंशन सेम है, खत्म भी कर दे तब भी टोटल आंसर सी से कम होगा, लेकिन ग्रुप वेलोसिटी में निकालना सी आएगा। इसका मतलब अगर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो सी निकलनी चाहिए, इसलिए ये अकेला पार्ट सी से कम वैल्यू देता है। फिर हमने कहा दूसरा पार्ट भी आपको शामिल करना पड़ेगा, जो कि ये था कि जे के अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पार्ट को लेके करते हो क्या जवाब होगा, कौन बताएगा? एग्जैक्टली शाबाश। तो क्या इसका आंसर आ जाता डी क्यू पी डी ऑफ पी एंड एस का मॉड स्क्वायर, और ये चीज तो मेरे ख्याल है यही रहती है पी के सी स्क्वायर होगा। वंस अगेन आप देखें डी जीरो नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पार्ट होता, ये सारी चीजें इंटीग्रल ये 100% वेटेज एवरेज देता हमें, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी देता तो सी के बराबर ही होगा। लेकिन अब चूंकि ये नॉन जीरो है, लिहाजा अकेला ये सी नहीं देगा, कुछ ये भी सी में, कुछ ये भी ग्रुप वेलोसिटी में कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन एक टर्म और कंट्रीब्यूट करेगी जो आपने कभी देखी नहीं है। वो ये चीज क्या है, जे प्लस माइनस, ये टर्म जरा देखिए क्या जवाब देती है। इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा, सारा आंसर कैलकुलेट करूंगा। अब इसको देखें क्या है, बिल्कुल प्लस पार्ट क्या था, मैं पहले वाले का प्लस रखता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ओवर एस प्राइम, ठीक है, इनटू क्या था वो x, तो सारे के बाहर आएगा। अच्छा आपको याद होगा मैं थीटा नोटेशन यूज करता था, dp प्राइम थीटा, अंदर क्या बनेगा पहला पार्ट mc स्क्वायर m स्क्वायर c4 ओवर e प्राइम e, इसका स्क्वायर, पहले इन चीजों को खत्म करते हैं। तो दूसरे के लिए हम सिर्फ क्या रखते हैं, दूसरे के लिए e थीटा रखते हैं। अंदर चीज क्या बन जाएगी, v ऑफ ps, इसका तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट ले रहा हूं, और दूसरे का क्या ले रहा था, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट, लेकिन इसका डैगर है तो ये v स्टार हो जाएगा, और दूसरे का जब मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा, d स्टार ऑफ p प्राइम, जिसका मर्जी p प्राइम कहें, जिसको मर्जी p के फर्क है, ठीक है। और चीज क्या मान गई, जब इसका मैंने डैगर लिया हुआ था तो ये बनता था u डैगर ps, याद है ना आपको, ये क्या बनता था, c अल्फा वेक्टर दरमियान में था, और ये क्या बन जाएगा, v ऑफ p प्राइम s प्राइम। बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत किया, अगर कुछ गलत किया तो बताइएगा, ठीक है, चांसेस है कि गलती हो। इनटू एक ही रहती है क्या, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। देखिए जरा वो क्या बनता है, e टू द पावर, इसका मैंने डैगर लिया हुआ ना, आयोटा v डॉट x, और ये वन डैगर के साथ प्लस आयोटा p प्राइम डॉट x। फर्क ये है कि एक ही x पे है, एक ही x पे डिफरेंट मोमेंटा के साथ, और ये चीज बड़ी कैची लगती है हमें। अगर आपको याद हो तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v क्यूब x e टू द पावर आयोटा p वेक्टर प्लस p वेक्टर प्राइम डॉट x with a negative sign into e to the power iota e vector, so e plus e prime को, और सॉरी यार h बार भी था,
देखा कहीं ना कहीं से वो पार्टिकल फिजिक्स वाली चीज वो जो है काम करती है, कम ही लिखना पड़ा है। खैर अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये चीज किसके बराबर है? क्या चलेगी? But this was equal to 2. This was equal to 2 pi h bar इसका क्यूब इनटू डेल्टा क्यूब का p वेक्टर प्लस p वेक्टर प्राइम इनटू e टू द पावर आयोटा e प्लस अच्छा, जब मैं पी देखे मैं अब मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, मुझे दरम्यान से चीज़ मिटा देनी, सारा नहीं मिटाऊंगा मैं, ये जानबूझ के नहीं मिटाया। अच्छा, एक पी पे अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे या पी प्राइम को इंटीग्रेट कर देंगे तो जहां जहां पे पी प्राइम है वहां पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा ना। एक बात आप देखिएगा, एक जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये फैक्टर है। ये फैक्टर क्या देगा आपको? अगर आप इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो जहां जहां पे पी प्राइम है वहां पे आप माइनस पी लिखेंगे। तो मैं लिखता हूं, मेरे पास आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे प्लस जे के जे प्लस माइनस वाले। देखें जरा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, यहाँ पर एक समेशन मैंने काम लिखी थी एस प्राइम और एस दोनों के समेशन। देखें जरा क्या बन गया यहाँ पर, प्लस माइनस एस d3p इकट्ठा करते हैं चीजों को, ठीक है। बी स्टार ऑफ पी एंड एस, और सिर्फ इतना मैं मान के चलूंगा कि डी स्टार में 3 वेक्टर पी प्राइम जो है वो माइनस पी के बराबर है। इसलिए जब भी मैं अपनी रोटेशन रखता था ना तो मैं हमेशा इसके ऊपर वेक्टर डालता था, जबकि व्याकरण में 4 वेक्टर लिखा होता है लेकिन मैं हमेशा वेक्टर लिखता हूं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, दिस इज इक्वल टू बी स्टार माइनस पी प्राइम माइनस पी एस। माइनस पी का मतलब यह कि इसका 3 वेक्टर मोमेंटम जो है वो पी माइनस पी वेक्टर के बराबर है। एनर्जी में तो माइनस साइन कंपनसेट हो जाता है क्योंकि एनर्जी पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इज पी स्क्वायर, पी की जगह माइनस पी भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ये चीज, ठीक है ना। तो माइनस पी को आपने ये मानना है कि दिस इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर इन और ई वेक्टर, पी वेक्टर ई दोनों का, ई की जगह माइनस ई, पी की जगह माइनस पी रखेंगे, पी वेक्टर। अब आपको एहसास हुआ कि मैं हमेशा इसके ऊपर वेक्टर साइन क्यों डालता होता था? अगर ये डालता होता तो मुझे मुश्किल ना होती है इसमें। और वैसे भी ये d3p में इंटीग्रेट है इसलिए मैं हमेशा इसमें वेक्टर ही डालता हूं। वो चीज इतनी मानी है। जो चीज मानी रखती है वो ये e टू द पावर 2 आयोटा e t ओवर h बार, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये e to the power 2 आयोटा t e to the h बार। और ये चीज क्या बन जाएगी? u dagger of ps, u dagger of ps c alpha k और v of minus एक चीज बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक है जिसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आप चीज को चेक कर सकते हैं जाके, अगर आप ना भी करें तो खैर कोई बात नहीं। ये क्लियर स्टेप आपको या नहीं? कोई सवाल तो नहीं यहाँ पर? क्योंकि बहुत सही कह रहे हो
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मजाक हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जरा इसकी गॉर्डन आइडेंटिटी देखें क्या थी, गॉर्डन डीकम्पोजिशन। ये कह रहा है कि जहां पर p वेक्टर है अगर एक में, तो दूसरा माइनस p वेक्टर है। इस टर्म को जरा देखें, अगर यहाँ वेक्टर होता तो ये होता p प्राइम वेक्टर प्लस p वेक्टर, लेकिन p प्राइम वेक्टर किसके बराबर आप लिख चुके हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पहले ये टर्म कंट्रीब्यूट कर रही थी, अब ये टर्म कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। कौन सी टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है, ये वाली टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है। और ये टर्म ये कह रही है आपको कि आप p प्राइम की जगह जब p रखेंगे तो हर जगह पे आपको रखना पड़ेगा p प्राइम और p। क्लियर होगी बात या नहीं, ठीक है बात। तो इसका मतलब अब जो टर्म कंट्रीब्यूट करेगी वो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आप कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ये जब सेम वेव फंक्शन होंगे तो ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, ये नहीं करेगी। जब डिफरेंट वेव फंक्शन होंगे तो ये करेगा, ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहता। आपने एक चीज पर गौर किया, वो ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखना चाहूं, आपने शायद आपने देखो बंदा गौर करके चीज मुझे बता सकता है कि ये क्या लिखे। ये मैं ना भी कैलकुलेट करूँ, आप कर लेंगे गॉर्डन आइडेंटिटी से। बियॉर्कन में रिजल्ट लिखा, उसने कहा सिग्मा के 0 इसलिए वो कहता है p वेक्टर वाला पार्ट में खत्म हो जाएगा, इसमें से और फिर हमें वाला छोड़ेगा। आप में से कोई इस टर्म पे गौर करके मुझे बता सकता है, ये टर्म फिजिक्स में एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज देखें जरा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जरा थोड़ी देर के लिए देखें, क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b स्टार ps e to the power iota pt over h bar d star minus ps ps prime करना है। क्या किया मैंने, आपने तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था कि ऐसे कोई चीज ऐसी है जो टाइम के साथ इवॉल्व होती है। शुरू में अगर आप देखें तो आपके जो B और D थे वो तो टाइम इंडिपेंडेंट थे। अब ऐसे लग रहा है कि उनके दरमियान में टाइम डिपेंडेंस भी आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये टाइम डिपेंडेंसी है जो ऑसिलेटरी है। इट मींस दिस हैज नाउ दिस करंट हैज एन ऑसिलेटिंग पार्ट, टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ करंट के पास। इसका मतलब अब अगर आप इस करंट का d/dt कैलकुलेट करें तो उसमें ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, dj/dt कैलकुलेट करें ना, पहले तो आपने जब कैलकुलेट किया तो उसमें b ps वाली कोई चीज कंट्रीब्यूट नहीं करती, करंट कंजर्व भी रहती थी। जहां पर अब ये ऑसिलेटिंग पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए तो दो डिफरेंट साइन के साथ आएंगे, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ये ऑसिलेशन है क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको ऑसिलेट करा रही है। हमने तो ये पढ़ा था कि ये बिल्कुल सही है, ऑसिलेशन पार्ट आ सकता है अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं, कहते हैं सर आप ऑसिलेशन जब आप उसमें रखते हैं तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी के अंदर ऑसिलेशन आती है, हम पढ़ रही चीज़। लेकिन इस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो आप कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करें, ये क्या चीज किसके बराबर है, ये ऑसिलेशन किसके बराबर है, इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज अभी भी ठीक नहीं लिख रहा था, E/CT होता है, E/P0 जो है वो क्या होता है, E/C में T लिख रहा हूँ, लेकिन एक C उसमें भी आता है, x0 में वो C और वो C कैंसिल होता है, तो इसलिए ये याद रखना है कि P0 जो है वो E/C है और x0 जो है C है, चलिए ओके गुड। इससे मतलब है ये जो फ्रीक्वेंसी की जो ऑसिलेशन है, अगर मैं इसको ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं मैं, तो ये क्या है, ये वाली ये चीज है ना, P0 x0 ओवर h है ना, यही है ना। अगर आप इसको देखें तो ये किसके बराबर है, P0 किसके इक्वल होती है, अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे होता, अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे होता तो एनर्जी किसके बराबर है, इसका मतलब है ये हमेशा इससे कम है, दिस इज ऑलवेज लेस देन
ये मैंने लिखा है दिस ग्राफ इज लेस देन mc स्क्वायर ओवर h बार। एग्री करते हैं ना? क्यों? एनर्जी पार्टिकल अगर एक मूविंग पार्टिकल है तो उसकी रेस्ट मास से हमेशा e स्क्वायर मैक्सिमम जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो रेस्ट मास एनर्जी होती है mc स्क्वायर। अदरवाइज e इज इक्वल टू v स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4। यही होता है ना आपके पास। इसका मतलब है कि आप ये p0 कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज ऑलवेज लेस देन mc स्क्वायर ओवर h बार। जो mc स्क्वायर जी मैं डायमेंशन बैलेंस करूंगा, डायमेंशन की फिगर कोई बात कोई इशू कोई मसला। आप ठीक है, आप तो कोई मसला नहीं है। ये इस मैं सिर्फ टाइम को छोड़ना चाहता। क्यों मैंने कहा ये चीज, ये वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, चीज ऑसिलेट करती है पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी के कंट्रीब्यूशन से। मैंने क्यों कहा ये इससे कम है? क्योंकि इसके साथ एक कोएफिशिएंट ज्यादा आ रहा था BPS और DPS। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी अगर उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या चीज है जो ऑसिलेट कर रही है? क्यों ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसको क्या नाम दिया जा सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी पार्ट आप क्या रहते ऑर्थोगोनल लग रहे थे आपको, लेकिन जब आपने करंट कैलकुलेट की आप साई प्लस नेगेटिव का कंट्रीब्यूट करें, साई नेगेटिव जाकर साई प्लस जाकर जवाब 0 आएगा। ऐसे 0 नहीं है, क्यों नहीं? क्या वजह? इसका मतलब देयर इज सम ऑसिलेशन बिटवीन द टू स्टेट्स। कोई पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन ऑसिलेट करते हैं। इस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें तो सो मैं एक चीज यार अभी मुझे मैं लिख लें दिस इज इक्वल टू 2EB ओवर h बार, दिस इज इक्वल टू 2 p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4 इसका स्क्वायर। अब उलट दिस इज ग्रेटर mc स्क्वायर 2mc स्क्वायर। ओके मोमेंटम नॉन जीरो पार्टिकल की एनर्जी इस तरह से जाता है। ठीक आई सो दिस इज दैट जो बोला था वो गलत, जो लिखा था वो बिल्कुल गलत। अच्छा अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो पता कितनी आती है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी? आप सोचते हो कि मैं नजर क्यों नहीं आती? हाँ वो देख लेते काउंटर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वैल्यू जो बनती है दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 21। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को ये 10 टू द पावर 21 का फैक्टर आता है टाइम के साथ किसी भी टाइम। इसकी वैल्यू पर सेकेंड ताकि ये सेकेंड और ये किसी भी टाइम के ऊपर करके हर चीज से ज्यादा ना दिखने के काबिल। मैंने कहा तभी आपको हैमिंग बर्ड की मिसाल दी है। वो इतनी तेजी से अपने पर लाता है कि आप नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते। जब आप उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते तो आपको पता नहीं चलता कि इसका मतलब है आप उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर अपनी आंखें को उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप अपनी झुकाएं अपनी आंखों को तो आप उसके परों की फ्लिप को देख सकते हैं। इसका मतलब कोई ऐसा स्केल है जिस स्केल के ऊपर जाएं अगर हम तो हमें ये चीज नजर आएगी, है ना? क्या ख्याल है? आपने पढ़ा नहीं वो ये चीज क्या लिखी हुई है PC स्क्वायर्ड ओवर h बार। क्या भला है ये वाली h बार और mc क्या होता है? अगर आप इसको थोड़ा सा साफ करें, अगर आप इसको थोड़ा सा साफ करके देखें तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। मैं मजीद इसको कैलकुलेट करता हूँ आगे जाके एक और तरीके से आपको बताता हूँ। अच्छा इसको इस फिनोमेना को थोड़ा सा पहले साफ कर लें। किस टर्म को क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं mc स्क्वायर्ड ओवर h बार इनटू t वैसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू mc ओवर h बार इनटू cd। अभी लिखा था ना मैंने इसको, ये क्या लिखा हुआ है mc। इसका मतलब इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? इसके डायमेंशन लेंथ के हैं ना। इसका मतलब जो चीज ये है इसके डायमेंशन है 1 ओवर
लेंथ के, नीचे सी मैंने वैसे छोटा सा लिखा क्योंकि इसके डायमेंशन जो है वो लेंथ के ही थे। ताकि क्योंकि ये चीज डायमेंशन लेस है ना, ओवरऑल तो एक्सपोनेंशियल का फैक्टर थी ना ये, तो जो भी चीज लॉग या एक्सपोनेंट का आर्गुमेंट में आती है वो डायमेंशन लेस। तो अगर आप इसको देखें तो इसके डायमेंशन इसके डायमेंशन से काट रहे हैं। अब अगर इनके दोनों के आपस में डायमेंशंस काट रहे थे तो इसका मतलब यही है कि ये भी एक लेंथ स्केल है। फिर मैंने ये कहा कि एक चीज है जिसे कहते हैं h बार ओवर m, ये भी कोई लेंथ स्केल है। आपको पता आपने एक और लेंथ स्केल पढ़ी हुई है h बार ओवर p, वो कौन सी होती थी? डी ब्राय वेवलेंथ। इसका मतलब है इसको भी क्यों ना एक वेवलेंथ ही कहते हैं, इसको नाम है कॉम्पटन वेवलेंथ। ये चीज है जिसके ऊपर पार्टिकल के पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट दोनों एक ही वक्त में, जिसको आप पार्टिकल मान के चल रहे हैं, उसके पास दोनों एनर्जी स्टेट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स। एंड पार्टिकल की ऑसिलेटिंग की उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हाई है, लेकिन उसमें दो फैक्टर और भी आते हैं, बी और डी। अब अगर मैं बी और डी कैलकुलेट कर दूं किसी तरीके से, तो मैं देख सकता हूं कि बी और डी का जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल बीपीएस की जो कंट्रीब्यूशन है और जो डीपीएस की कंट्रीब्यूशन है वो कितनी बनती है। क्या बड़े वेवलेंथ पे चला जाऊं तो डी वाला कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं अब कैलकुलेट करूंगा। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन किस तरह पॉसिबल है, इस तरह पॉसिबल है, मैथमेटिक्स से सब कुछ होता है। इस तरह हाँ, आपको लेके तो आए कोई स्कोप, कोई माइक्रोस्कोप जो आपको, आप कैसे बैक्टीरिया से बीमार होते हैं, मुझे दिखाएं आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप कहते हैं बिल्कुल आप सलाइवा लें, उसको खूनबीन के नीचे रखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें वाकई बैक्टीरिया थे। आप एक पार्टिकल को लाएं, उसको काउंटर वेवलेंथ वाली स्क्रीन के नीचे रखें, खूनबीन जो काउंटर वेवलेंथ पे ऑपरेट होती हो, तो आपको नजर आएगी कि बिल्कुल उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट है। ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट है, ये और एक बड़ा मैजिक है, वो देखिए कभी ये दो लेक्चर की चीजों पर बहुत डिटेल है। काउंटर से अलग तो फोटोग्राफी एनर्जी में हाँ हाँ, वो जिस लेंथ पे वो फिनोमेना होता है वो काउंटर वेवलेंथ है, वो काउंटर स्कैटरिंग। लेकिन काउंटर वेवलेंथ एक वेवलेंथ है जिस तरह ये वो, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p या h बार ओवर p, मेरे लिए दोनों सेम है। मतलब जैसा कि फोटोन पार्टिकल को दे रहा है इसके वजह से हाँ, काउंटर। वो काउंटर है। लेकिन एक और भी चीज है, इससे हट के हम इसको बहुत बेहतर तरीके से भी सोच सकते हैं। यहाँ तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि कोई ना कोई पोटेंशियल मौजूद है। एग्जैक्टली, मैं भी अब इस प्रॉब्लम को एक पोटेंशियल की फॉर्म में सॉल्व करूँगा। बिल्कुल सही बात है, मैं पोटेंशियल रख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। बिल्कुल सही। हमें ऐसा लगता है, हमने पढ़ा कि कोई चीज ऑसिलेट उस वक्त करती है जब कोई चीज ऑसिलेट कराने के लिए मौजूद हो। यहाँ तो हमने फ्री पार्टिकल लिया, यहाँ सबसे यही तो खास बात है, आपने पार्टिकल फ्री लिया है। फ्री पार्टिकल लिया तब भी उसकी करंट के अंदर एक ऑसिलेशन पार्ट मौजूद है। एक ही पार्टिकल था, फॉर एग्जांपल साई ऑफ एक्स, एक इलेक्ट्रॉन एक ही चलते हैं, एक स्पिन हाफ पार्टिकल था। हम तो समझ रहे काउंटर वेवलेंथ के शिफ्ट तो सारे आते हैं जब स्कैटरिंग कराते हैं या कोई पोटेंशियल मौजूद होता है, या कोई पोटेंशियल नहीं। इवन देन ये चीज दैट व्हिच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ये प्योरली नॉन रिलेटिव्स है, क्योंकि ये फैक्टर बहुत ही, ये देखिए ना, ये फैक्टर बहुत छोटे हैं। आप ऑर्डर ऑफ 10 पावर -21 इसका हो रहा है, एक सी चाहे -21 या तो -13 तो है, एक सी हटा दें साथ, तो ये 10 पावर -13 है। कोई बात इतनी तेजी से और कुछ नहीं, और कोई चीज अभी पता चलता है कि ये कौन सी चीज सुल्तान बना देता है, तो मैं कोई चीज ये चीज सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करनी थी। इसको एक जर्मन जबान का लफ्ज है जिसे एक जर्मन जबान का लफ्ज है जिस ऑसिलेशन के लिए लिखा जाता है, मैं इधर लिखता हूं, दिस इज स्पेलिंग की this is known as a
जिटर बेबी जर्मन जबान का पता है किसको कहते हैं? ट्रैम्बलिंग, शिवरिंग। ये ट्रैम्बलिंग है, इतनी तेजी से ये स्टेट ट्रैम्बल करती है कि आप उसको जज नहीं कर सकते। ना करेगा, मैं नहीं कह रहा स्पीड ऑफ राइज, मैं नहीं कह रहा कि इसका मोमेंटम, फ्री मोमेंटम जो है, इसकी जो एनर्जी है वो मैसलेस नहीं है। मैसलेस है तो एनर्जी और मोमेंटम बराबर है, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ इसकी एनर्जी पी सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4। अगर मैसलेस होता तो एनर्जी और पी सी बराबर, तभी 10 का पार्ट 21 बनता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखते हैं इसको मजीद ज़रा। इस बात से एग्री करते हैं कि लेकिन इसमें एक चीज़ है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी स्टेट। डीपीएस क्या था? अब मैं पहली दफा ये लफ्ज यूज कर रहा हूं। योर डीपीएस वाज द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट, योर डीपीएस वाज द amplitude of a negative energy state, and this is the combination of positive and negative energy state. फर्ज करें पॉजिटिव वाला बहुत बड़ा होता है, लेट्स से नेगेटिव वाला बहुत छोटा होता है, और ये मिलके ना छोटा बड़ा होता है। आपको एक स्केल पर सिर्फ बड़े ही नजर आता है चीज। आप जो अंदर घुसते जाते हैं आपको छोटी चीज नजर आती है। हम क्या मान के चलते हैं ग्रुप वेलोसिटी में कई किस्म की वेव्स होंगी। आपको तो एक ही चीज नजर आती है ग्रुप वेलोसिटी में, जो से पूरा वेव पैकेट मूव कर रहा था, तो मैंने तो वेव पैकेट ही किया। उस वेव पैकेट में पॉजिटिव एनर्जी में एम्पलीट्यूड की भी वेव्स और नेगेटिव एनर्जी एम्पलीट्यूड की भी वेव्स। नेगेटिव वाली आपको साबित करना है कि डीपीएस क्या है और डीपीएस क्या है, और अगर डीपीएस सप्रेस्ड हो उतना ही जितना अपर और लोअर कंपोनेंट होते हैं, तो इसका मतलब है हमारा मसला हल हो जाएगा। ये बेशक जितनी मर्जी तेजी से ऑसिलेट करता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता है जिस स्केल पे हम चीज़ों को देखते हैं नजर नहीं आता। लेट मी प्रूव दिस। आइडिया हो गया कि मैं क्या चीज़ प्रूव करना चाहता हूँ। देखिए चीज़ें बहुत तेजी से घट रहा है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि हमें तो सिर्फ बड़े वाली नजर आती है, छोटे वाली नजर ही नहीं आती। लेकिन एक बात जो जुनेद ने कही थी, इसमें कहीं पे भी कोई चीज़ जो है ना, मैं नहीं लेके चला कि कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल हो। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल होता तो मुझे पता है कि एक पार्टिकल जब आता है किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल में, तो कोई ना कोई चीज़ रेडिएट करता है, डिसलरेट, या अगर फोटॉन भी आए किसी के एक्सटर्नल में तो कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग करता है और कुछ ना कुछ उसके वेवलेंथ में तब्दीली आता है। यहाँ तो कोई पोटेंशियल नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो पोटेंशियल की तरह काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस पार्टिकल को लोकेलाइज कर देते, अगर आप इस पार्टिकल को लोकेलाइज करते हैं, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट है वो ऑसिलेट करते हैं विद अ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आप उसे लोकेलाइज करते हैं, और प्लेन वेव सॉल्यूशन लोकेलाइज नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं चलते, तो मैं एक आसान सा वेव पैकेट कंसीडर करता हूँ, और उस वेव पैकेट में इस तरह की कई वेव, लेट मी कंसीडर द मोस्ट सिंपल वेव पैकेट इन पोजीशन स्पेस। कोई सवाल हो यहाँ तक किसी का? मेरा ख्याल है मैंने ये कन्वे करने की कोशिश की है आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन होती है और प्रोपोर्शनल होती है करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द नेगेटिव एनर्जी स्टेट। अगर नेगेटिव एनर्जी स्टेट 0 हो, एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो जवाब 0। और जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आपकी होती थी, उसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता। आपको याद होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होता था तो बस उसकी जो एनर्जी होती थी और कुछ। अब मैं एक आसान सा वेव पैकेट कंसीडर करूंगा, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन मेरे साथ करनी पड़ेगी ताकि हम इसको आज बाइट अप करें, ठीक है, ताकि मैं इसको फर्स्ट करते हैं। लेट्स कंसीडर द इजीएस्ट वेव पैकेट जो टाइम इंडिपेंडेंट, मसलन ये लेट्स कंसीडर। मैंने क्या कहा था, मेरा गोल अब क्या है, मैंने बी और डी फाइंड करना है जो एम्पलीट्यूड है। लेट्स कंसीडर द गॉसियन वेव पैकेट। अब आप मुझे कहेंगे कि भाई गॉसियन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, तो उसकी रीजन ये है कि गॉसियन वेव पैकेट का स्प्रेड मिनिमम,
अगर आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं तो गॉसियन वेव पैकेट विल गिव यू डेल्टा x डेल्टा b इज इक्वल टू h बार बाय वरना हमेशा इससे बड़ा ही होता है। तो मैं एक गॉसियन वेव पैकेट लेता हूं जो टाइम इंडिपेंडेंट है और जो कि इसके बराबर है साइन r0 और कोई स्पिन s है दिस इज इक्वल टू। अच्छा ये फैक्टर की परवाह ना करें और ये नॉर्मलाइजेशन से आते हैं -3/4 मैं एक ऐसा वेव पैकेट डिफाइन करूं r स्क्वायर ओवर d स्क्वायर ओमेगा स्पिन पार्ट भी आ गया सारा कुछ और ये स्प्रेड है इसका d जो है ये फुल विड्थ तक हाफ मैक्सिमम ये करते हैं ना इसका स्प्रेड ऐसे कैलकुलेट होता है हाफ विड्थ से d कैलकुलेट हो जाता है। ये गॉसियन वेव पैकेट है अगर आप इसको नॉर्मलाइज करें इसको इसके डैगर से बदल दें ओमेगा डैगर 0 ओमेगा 1 इज 1 ओमेगा डैगर ओमेगा 1 ये सारी चीज को अगर आप सारे r पे r इज 3x इंटीग्रेट करें तो जवाब आ जाता है ये परफेक्टली गॉसियन। अब इस गॉसियन वेव पैकेट में मैं ये मान के चलता हूं कि जो वेव्स हैं वो सारी वो हैं जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट मौजूद है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी अच्छा चलो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सम ओवर s जो अभी दिया था d3b ओवर 2 पाई h बार mc स्क्वायर into एक स्टेप कर लेते हैं b of 3s u of 3s e to the power minus a होगा b of x plus b star of 3s b of 3s e to the वैसे मैं इसको थोड़ा सा भी मैं अभी इसको थोड़ा सा साफ करूंगा आपके लिए बात में सुनिए पाई d स्क्वायर टू द पावर -3/4 e टू द पावर -r स्क्वायर d स्क्वायर ओवर स्क्वायर आप पता है ना 1 और 3 बराबर हो जाते थे 1 और 4 और 2 और 3 बराबर हो जाते थे याद है ना आपको मैंने जब लास्ट टाइम आपको कहा था तो मैंने कहा 1 और 3 बराबर हो जाते हैं 2 और 4 बराबर सिर्फ मोमेंट आके साइन बदलता है t को माइनस मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था कब जाके कहा था स्पिन प्रोजेक्शन लगा के साबित याद करते हैं उससे आप साबित कर सकते हैं ठीक है मैंने फिलहाल स्पिन आपकी बस ये अच्छा आपको याद है यहाँ तो टाइम 0 है यानी अगर देखा जाए तो ये तो r वेक्टर का फंक्शन है r वेक्टर क्या है x वेक्टर है तो ये तो मैंने लिखा है किसी टाइम t के ऊपर अगर मुझे t को 0 पुट करना है तो क्या करूँगा आपको पता है ना p डॉट x का मतलब क्या है this is equal to सर यार h बार आपको याद है ये किसके बराबर है ये बराबर है माइनस a होगा e t माइनस p डॉट p डॉट x वेक्टर लिखेंगे इसके बाद और ये क्या है ये r वेक्टर का स्क्वायर रूट अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं लिखूं तो ये 0 है ना क्योंकि इसमें टाइम 0 है तो जहां पे t है उसको मुझे खत्म करना पड़ेगा इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू प्लस p वेक्टर और किसी को कोई इतराज तो नहीं अगर किसी को कोई इतराज है तो बताए देखिए क्या ना ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर p वेक्टर
ये भी ठीक लिखा है, यो भाई डॉट 4 डॉट प्रोडक्ट खोल लिया ना, यो कुछ भी नहीं किया। कैसे सॉल्व करूं इस इंटीग्रल को यार? मेरे लिए तो इंटीग्रल सॉल्व करना एक अजाब से कम नहीं। लेकिन करना मुझे क्या है, काश मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर पाता, और मुझे बी निकालना है तो बी को अकेले करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें खत्म कर देंगे। अच्छा, एक बड़ा यूजफुल इंटीग्रल है, वो यूजफुल इंटीग्रल में आपको बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन लेट मी कैलकुलेट दैट। और ये है वो ये है कि अगर ये चीज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देखिए मैं करूंगा क्या, मैं दोनों तरफ ज़रब दूंगा e टू द पावर आयोटा l डॉट r से, इधर भी ज़रब दूंगा, इधर भी ज़रब दूंगा, और सारे r को इंटीग्रेट। मैं पहले एक काम करता हूँ, ठीक है? तो मुझे जरा इसको एक इंटीग्रल अपने लिए सॉल्व करके रखने दें आप लोगों के लिए, कि आप कैसा इंटीग्रल कभी आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस और dx। कैसे इंटीग्रल कभी आपने देखा? कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसको ऐसे करते हैं कि दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस b ओवर मुझे सिर्फ गॉसियन इंटीग्रल का आंसर पता है ना, बाकी तो मुझे किसी इंटीग्रल का आंसर नहीं पता। मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ? तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a x स्क्वायर प्लस b ओवर a x। यही बना है। अच्छा, आप मेरे से एग्री करेंगे अगर मैं इसको 2 से तकसीम करूँ और 2 से ज़रब दें तो ठीक है ना? और अगर आप इससे भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर मैं b ओवर 2a ऐड भी कर दूं इसका स्क्वायर और b ओवर 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हुए बड़ी दफा करते थे ऐसे। 2b माइनस नहीं है, 2b माइनस। थैंक यू सो मच। तो इसका बाद में इसका आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a x माइनस b ओवर 2a इनटू e टू द पावर, ये माइनस a है तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ये तो एक नंबर है ना। अच्छा, आप देखिए चूंकि ये लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हैं, तो अगर आप अपने इंटीग्रल को थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंस मौजूद होती है। आप एक्स को थोड़ा सा आगे उधर ले जाए कोई मसला नहीं, जब आपके पास लेंथ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, अगर ये ना होती तो मैं ट्रांसलेशन डिपेंडेंट इंटीग्रेशन होती, फिर मैं ये चीज़ ना कर सकता, फिर मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना। तो अगर देखा जाए तो x माइनस b ओवर 2a को y कह दो तो लिमिट्स फिर भी नहीं बदलेंगे, इन्फिनिटी में थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा निकाल देते हैं, तो वो इन्फिनिटी रहता है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज e टू द पावर b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, ये तो एक नंबर है। तो इसका आंसर क्या होता है? अंडर रूट पाई ओवर a। तो एक इंटीग्रल करना हमने सीख लिया है। अब अगर आप मुझे बताएं, अगर मैं दोनों तरफ इसको e टू द पावर आयोटा l डॉट r से ज़रब और इंटीग्रेट करूं तो क्या जवाब आएगा? इस इंटीग्रल को मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोनों तरफ से अगले स्टेप में इधर और इधर मुझे ये खत्म करना है ना, किसी तरीके से b को अकेला करना है ना। अगर मैं दोनों तरफ इसको ज़रब दे दूं e टू द पावर माइनस आयोटा l डॉट r ओवर a टू r, l क्यों लिखा मैंने? चले आप l ना लिखा, हाँ चले आप इसको क्यों, क्योंकि
वैसे एल लिखने में भी एक खास बात, डायमेंशन 1 ओवर लेंथ के ऊपर, तो खैर क्यों का कोई मसला नहीं। इसका मतलब है अगर आप इस इंटीग्रल को इसके साथ मिला के सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, कौन बताएगा आप इसे? अगर आप इस दिस इम्प्लाइज पहले मैं एक काम करूंगा फिर यू क्या कर सकता हूं। दिस इम्प्लाइज अगर मैं एक इंटीग्रल पहले सॉल्व करूं राइट हैंड साइड वाली करना है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं करना। देखिएगा इसका मतलब मैं इसी जगह लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड वाली जगह, अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूं d3r into e to the power minus half r squared over d squared minus iota q dot अगर आप अपने इस इंटीग्रल को देखें तो ये बिल्कुल यही लिखा होगा कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d3r, क्यों ये अब 3 डायमेंशनल इंटीग्रल है, बिल्कुल उसका जवाब ऐसे ही होगा जैसा इसका। इसको आप ये लिख सकते हैं e to the power minus half 1 over d square minus 1 over 2 d square अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बन जाएगा r square। वाह वैसे x पे जैसे कीमत लग रही है ना, अंदर क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा q dot r minus iota q dot r minus प्लस हो गया ओवर h बार है ना, और साथ में क्या चीज आएगी इसके अच्छा, आप अगर आप इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करना चाहते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि ये 3 इंटीग्रल है, dx का भी इंटीग्रल है, dy का भी इंटीग्रल है, dz का भी इंटीग्रल, ऐसे इंटीग्रल। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल एक ही, जैसे हम कहते हैं यहाँ प्लस माइनस होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैसे इंटीग्रल, जवाब इसका ये नहीं होगा कि दिस इज इक्वल टू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये जवाब दिस इज इक्वल टू 2 बाई, अभी कंपेयर करते हैं 3/2, क्यों एक ही जगह 2d स्क्वायर है, एक ही जगह 2d स्क्वायर है तो 2 पाई d स्क्वायर, 1 डायमेंशन में एक आता था, 3 डायमेंशन में 3 आता है, इनटू e टू द पावर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि -1 over 2 q स्क्वायर d स्क्वायर h बार स्क्वायर। अगर देखा जाए तो b की जगह हमारे पास क्या था, b की जगह था आयोटा q ओवर h बार, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 आ जाएगा, इसलिए वो माइनस है, और होना भी चाहिए था माइनस। आज क्या जवाब आपके पास इस तरफ एक था, एक आया 3 है तो 3 है तो ये स्क्वायर 2 वेक्टर का स्क्वायर मतलब qx स्क्वायर dy स्क्वायर 3 डायमेंशनल इंटीग्रल को आपने 1 डायमेंशनल बना दिया, 3 1 डायमेंशन से तो प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल के साथ, या तो कोई सवाल नहीं, बिल्कुल यही चीज है। अच्छा चलो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इंटीग्रल को तो क्या जवाब आएगा, कौन आप या कोई और बात। अच्छा ये मैंने इस साइड पे तो इंटीग्रेट कर दिया, मुझे इस साइड पे तो इंटीग्रेट करना है ना, तो क्या करूंगा कौन बताएगा, आपने किया होगा, यकीन कीजिए। अच्छा ये देखें, ये पहले इसके साथ कंबाइन होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे द इंटीग्रल्स
on the left hand side are the following. मैं उसको पूरा भी लिखूंगा ना, मैं उन इंटीग्रल को दो हिस्सों में करके सॉल्व करके फिर सारे जवाब लिखूंगा। अगर आप देखें तो मैंने जब d क्यूब r पे इंटीग्रेट किया तो वो सिर्फ इस बात को दो इंटीग्रल आएंगे। पहला इंटीग्रल क्या आएगा, d3r e टू द पावर आयोटा p माइनस q डॉट r ओवर यही होगा ना, यही होगा ना, क्योंकि देखें ना इसके साथ जब ज़रूर खाएगी ये चीज़ तो यही बनेगा। इसका आंसर क्या है? हाँ बोलो शाबाश। 2 पाई h बार टू द पावर q इंटू डेल्टा q बार p माइनस एक इंटीग्रल तो ये बनेगा ना, एग्री करते हैं मेरी इस बात से। दूसरा क्या बनेगा, चले आप दूसरा इंटीग्रल ये बनेगा d3r t टू द पावर माइनस आयोटा p प्लस q ओवर h बार। इसका आंसर क्या होगा, यही बनेगा ना दूसरा, यही चीज सिर्फ पास में आ गई। शाबाश 2 पाई h बार टू द पावर p बाई शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। जरा जरूरत दें। अब मैंने क्या किया, सिर्फ ये बात आप याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन को लोकलाइज किया है एक ऐसी विड्थ में जो नहीं होगा, बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं। कोई चीज मैंने नहीं डाली इसमें, और उस वेव पैकेट को मैंने पेपर में मैं किस तरह के सवाल दूंगा, मैं कोई आर्बिट्रेरी वेव पैकेट आपको दे देता हूँ। मैं कहता हूँ वेव पैकेट के साथ खुद एक प्लेन वेव है, तो आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे उसको रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रखना है, और कोएफिशिएंट b और d कैलकुलेट करना है। इसी मेथड से क्या करना है, पहले इंटीग्रल राइट हैंड का सॉल्व करना है, फिर वही इंटीग्रल लेफ्ट हैंड पे सॉल्व करने हैं, दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है, छोटा सा। तो इसका मतलब है एंड में मैं आपको एक क्विक चीज बताऊंगा कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्या करते हैं, मैं आपको देना। अभी तक मैंने कहीं फील्ड थ्योरी का जिक्र तो नहीं किया, बड़े बड़े बचता बचाता है ना इस नाम से। आपको बड़ा शौक है ना क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने का? सर ये जो पॉसिबल एक्टिव फ्रीक्वेंसी में करते हैं तो अभी नहीं, उसका ताल्लुक फील्ड थ्योरी से नहीं, उसका इधर इधर ही पड़ेगा, ठीक है? मैंने कहा मैं आपको फील्ड थ्योरी पढ़ने का शौक, तो मैं आपको बताऊंगा ये फील्ड थ्योरी से किस तरह जोड़ सकते हैं, मिला जुलाए फील्ड थ्योरी के साथ। अच्छा चलिए, कौन आप में से लिखवाएगा, कोई आप में से मुझे इसको सिंपलीफाई कराएगा? सो दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर s, ठीक है, और क्या होगा mc स्क्वायर ओवर e टू द पावर 1/2, ये वाला। अच्छा d3 p पे इंटीग्रेट करूंगा तो जहां जहां पे p होगा वहां पे क्या आ जाएगा, एक दफा इसमें q आ जाएगा और इसमें माइनस q आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? so this is equal to v of qs u of qs plus v star of minus qs और v of minus qs। This thing is equal to right hand side पे क्या आता है? right hand side क्या आता है? pi d square to the power minus 3 over 4 into 2 pi d square to the power 3 by t to the power, ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, माइनस हाफ q स्क्वायर d स्क्वायर h बार स्क्वायर, ये चीज वो इंटू पे। अब मुझे क्या चीज निकालनी है, मुझको b निकालना था, b निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? कैसे निकालूं, कौन बताएगा? यू डैगर से जरा दे दो, शाबाश। क्यों?
यू डैगर पी एस ओमेगा 1 0 के साथ जब भी ज़रूरत पाएगा तो कोई ना कोई नंबर ही दे देगा उसको जवाब, क्योंकि स्पिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। सारी स्पिन का सम करूंगा तो कोई एक ना एक स्पिन दो, प्लस जो है वो अगर अप है और माइनस जो है डाउन है तो W1 के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हाँ जी। तो क्या जवाब आएगा इसका? चलो बी एफ पी एस मुझे कैलकुलेट करना है। मैं लेफ्ट साइड से यू डैगर से जरूर दूंगा, आप इसे कौन बताएगा क्या जवाब आएगा? अगर मैं यू डैगर से इसको जरूर दूँ तो क्या जवाब आएगा? एक स्टेप चलो मैं कर देता हूँ यार। अब इसी को इनको लेफ्ट साइड से यू डैगर पी एस से तरफ दें। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? जरा देखिए, समेशन ओवर एस, ठीक है, एम सी स्क्वेयर ओवर ई टू द पावर 1/2 बी ऑफ पी एस यू डैगर पी एस यू ऑफ चाहे एस प्राइम से तरफ दे देगा, मुझे पता नहीं देता हूँ बी स्टार माइनस पी एस यू डैगर पी एस और बी आर माइनस। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड का 2 पाई बी स्क्वायर टू द पावर 3/2 into 1 over 5 बी स्क्वायर टू द पावर 3/4। इनको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, मैं वो मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है माइनस हाफ क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच बार स्क्वेयर यू डैगर पी एस परफेक्टली फाइन। इसका जवाब क्या है? ये 0 है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यू और वी तो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। इसका जवाब क्या है? यू डैगर यूज अगर एक जैसी स्पिन होती हो 1 के बराबर है ना, अगर डिफरेंट स्पिन होती तो डेल्टा एस एस प्राइम था, याद हमने पढ़ा था इनके बारे में, कंप्लीटनेस रिलेशन भी पढ़े थे और ऑर्थोगोनैलिटी भी पढ़ा। तो जवाब क्या आ गया? इसका जवाब क्या है? लंबी जोड़ी कैलकुलेशन करने का we are almost done with it, almost done. नहीं यार, इनकी तो वही प्रेफरेंस है ना, वो तो दरमियान में जब कोई ऑपरेटर आता था सी अल्फा टाइप में होता है। अब तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव। तो जवाब क्या आ गया इसका? कौन बताएगा? बी ऑफ पी एस क्या आ गया? तो बी ऑफ पी एस किसके बराबर आ गया? उसको मैं काट के ले आता हूँ अंडर ई ओवर एम सी स्क्वायर। जब एक फैक्टर शायद मैं कम लिख रहा हूँ, एक फैक्टर मैं कम लिख रहा हूँ, इसका जवाब 1 ई ओवर एम सी स्क्वायर डायमेंशन भी आना चाहिए। एम सी स्क्वायर ओवर ई, चीज़ें याद ही रहती हैं, इसीलिए अच्छे टीचर लेक्चर लिख के लाते हैं। एम सी स्क्वायर ओवर ई इंटू, अगर इसको थोड़ा सा साफ कर लिया क्या जवाब आता है इसका? ये d टू द पावर 3 है और ये नीचे वाला d टू द पावर 3/2, तो क्या बात है? अच्छा चलो साफ कर लें। 2 पाई कैसे मैं करना है जिसकी मुझे जरूरत है, 3/2 माइनस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर यू डैगर पी एस। बिल्कुल यही प्रोसेस आपने डी के साथ करना है। क्या जवाब आएगा? तो यहाँ पे से मुझे बता सकते हैं व्हाट इज माई डी स्टार पी एस? डी स्टार पी एस के लिए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बी डैगर से जरा देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, क्या जवाब आ जाएगा? यही चीज सारी की सारी यहां पर सिर्फ आ जाएगा बी डैगर माइनस पी एस
सिर्फ यही बनेगा ना, और तो कुछ भी नहीं बन रहा ना। कौन से वाला समेशन? हाँ एस पे, हाँ एस पे, एस पे आप चाहे तो एस प्राइम भी लिखते हैं ना, बेहतर भी है। ये एस पे समेशन ही ना, क्योंकि जो एस की वैल्यू यहाँ डालेंगे वो यहाँ डालेंगे, तो समझ दोनों तरफ सब कुछ नजर आता है। अच्छा, अब अगर आप इन दोनों की रफली अगर रेशियो देखें V over D की रफली, हालांकि स्पिनर से डिवाइड करना अजीब सी बात है, ये कोई बात नहीं है। खैर आप देखिए ये कैंसिल हो जाता है, सब कुछ कैंसिल हो जाता है, ये U और V की यानी अपर कंपोनेंट और लोअर कंपोनेंट की रेशियो के साथ जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें V है ना, और V के पास लोअर कंपोनेंट नॉन जीरो, U के पास अपर कंपोनेंट नॉन जीरो थे, आपको याद है। लेकिन आपने तो पढ़ा था कि इसमें हाफ पार्टिकल के जो लोअर कंपोनेंट हैं वो सप्रेस्ड होते हैं बाय PC over E plus MC square. So you can see that this shows that B is suppressed by PC over E plus MC square. बिल्कुल वही चीज जो आपने पढ़ा था, लोअर कंपोनेंट की सप्रेशन नहीं में नजर आती है, क्योंकि V U की तरह है, सिर्फ अगर बशर्ते कि आप उसको इस फैक्टर से ज़रा दे दें, PC over E plus MC square। इस फैक्टर से सप्रेस्ड है ना ये वाले, ये पता है, क्योंकि लोअर कंपोनेंट मैंने आपको प्रूफ करके दिया था कि द लोअर कंपोनेंट जो है वो सप्रेस्ड है बाय दिस फैक्टर PC over E plus MC square। एक तो ये है, इसका मतलब है ये नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन, एक तो ये सप्रेस्ड है, बहुत छोटा एम्पलीट्यूड है ऊपर का, ये V के और V के पास लोअर कंपोनेंट आ, इसका मतलब ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड इसका कम है। इसका अगर ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड 1 हो तो ये PC over E plus MC square टाइप बनता है, उसके इतना सप्रेस्ड। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि उसका एम्पलीट्यूड कम है, तो उसमें जो आपके पास जो वेव का पॉजिटिव एनर्जी पार्ट है, अगर वो बहुत बड़ा है तो नेगेटिव एनर्जी पार्ट उससे इस फैक्टर से सप्रेस्ड है, नॉन जीरो है। लेकिन चूंकि आप रिलेटिविस्टिक एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अब आप देखें एक और चीज, आप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखें, इसमें D क्या है? D वो है जिसमें मैंने उन वेव को कन्फाइन किया है। अगर ये बहुत बड़ा हो जाए ये फैक्टर, यानी Q स्क्वायर V स्क्वायर ओवर H बार स्क्वायर, अगर ये चीज बहुत बड़ी हो जाए, अगर ये फैक्टर ओवरऑल बहुत बड़ा हो जाए तो एक्सपोनेंशियली 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर QD ओवर H बार जो है ये 1 से बड़ा हो जाए, 1 से जितना बड़ा हो जाएगा उतनी बेहतर है ना, ये जितना बड़ा हो जाएगा ये चीज उतनी ही एक्सपोनेंशियली डिके करती जाएगी। इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज अगर आपका D जो है वो बड़ा है H बार ओवर Q से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन से। क्यों? एक तो इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, दूसरा ये उतनी जल्दी डिके कर जाते हैं। लेकिन अगर आप रिलेटिविस्टिक एनर्जीज पे काम कर रहे होते हैं तो फिर ये इतना सब ये फिर काम नहीं है, फिर ये काम की चीज है PC E plus MC squared बनी। अब ये मसला है इसमें कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी पे आप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जरूर लेंगे, बेशक वो थोड़ी है लेकिन आपको कंसीडर जरूर करनी चाहिए, इवन दो दे आर सप्रेस्ड। और अगर आप B को देखें तो ये क्या बनता है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके बाद मोमेंटम MC के बराबर नहीं हो पाता, तो ये क्या चीज बनी, ये क्या चीज कौन सी है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके वेव पैकेट का स्प्रेड इतना बड़ा है, लोकलाइजेशन लेंथ इतनी बड़ी है, जो काउंटर लेंथ से बड़ी है, तो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत क्योंकि वो उसके अंदर कोलैप्स कर देगी, क्योंकि दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिके है। लेकिन ये ज्यादा रैपिड है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी सप्रेस इन द नॉन रिलेटिविस्टिक केस। लेकिन अगर आप
रिलेटिविस्टिक थ्योरी में जाते हैं तो अभी भी ये बात ठीक है, लेकिन कि अगर बड़ी लेंथ पे देखते हैं, बड़े स्प्रेड में देखते हैं तो ये एम्पलीट्यूड वैनिश कर जाता है। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशंस, कोई ज़रूरत ही इस चीज़ की रह जाती है। आप पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में चीज़ों को सेग्रीगेट करने की जो आपका वेव फंक्शन है वही काफ़ी है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट वेव लेंथ पे चले जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस वी हैव प्रूव्ड इन अनदर वे। पहले तो हमने एक जेनेरिकली प्रूव किया था जेटर वेवफॉर्म से, अब हमने क्या किया है, अब हमने एक गॉसियन वेव पैकेट लेके देखा कि जितनी पैकेट की विड्थ बड़ी होती जाएगी उतनी ही नेगेटिव एनर्जी का एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा और डिके भी करता जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी की बात करना बिल्कुल फजूल है, सिर्फ और सिर्फ आप वेव फंक्शन की बात करें। किसमें हमेशा काम करें ना, लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल होती है तो बहुत तेजी से जाती है। हाँ हाँ, लेकिन उसमें ये सप्रेशन भी होता है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड अगर उस पर जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप काउंटर वेव लेंथ पे हो तो अभी ये फैक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन सप्रेस्ड होगी लेकिन नॉन जीरो। ये बात सप्रेस्ड अभी भी होगी लेकिन नॉन जीरो। अगर तो आप काउंटर वेव लेंथ से बड़े डिप्लॉय वेव लेंथ के ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में तो फिर तो बीई की लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ये कांस्टेंट लिखते a e to the power होता है x, फिर तो आप b ऐसे लिखते ही आप ज़्यादा फ्री पार्टिकल में आप क्या लिखते हैं a e to the power होता है x टाइम्स में। जरूरत है कहते हैं मोमेंटम की जरूरत नहीं, ऐसे जैसे ये वैसे ही जब हम पहले किया था वो क्या करते हैं स्मॉल कंपोनेंट ऑफ कैस्टर आप नहीं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पार्शियल डिवाइड करके हम बता रहे हैं। लेकिन यार इसी तरह लार्ज कंपोनेंट के लिए सॉफ्टवेयर लगाया तो इसका क्या जीरो कर जीरो एक जगह हम जीरो का नहीं जीरो नहीं करेंगे, जीरो नहीं करते। हम कह रहे थे कि मैं कल के लेक्चर में उस चीज़ को दोबारा करूँगा, अगले लेक्चर एक और तरीके से सॉल्व करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को हमने जीरो कनेक्ट इस तरह हमने कहा था बहुत स्लो है एनर्जी ऑसिलेशन, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ क्योंकि एनर्जी बोलता हूँ मैं अब उसको मजीद बेहतर तरीके से करूँ फिर एस्टैब्लिश करूँगा, आपको याद रखिएगा मैं उस पर आऊँगा। ये क्लियर है सबको, ये चीज़ें नहीं क्लियर। अच्छा मैं बताता हूँ आपको इसका फ़ायदा क्या हुआ है। यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा वो एक इसमें लिखता है, कहता है कि आपकी बुक में चीज़ लिखी है जिसको आप गौर से सुन लें। ये अगर आप इसको सिर्फ जो ब्यॉर्कन में स्टेटमेंट लिखी है जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप उसको गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्या बात है। अब जाके पढ़ेगा आपको कोई पता नहीं चलेगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट बना चुका हूँ कि d इज ग्रेटर देन h बार ओवर mc पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में वेव फंक्शन को देखना पड़ेगा, रिलेटिविस्टिक फिनोमेना पे काम करेगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज d बेशक नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट मौजूद है, लेकिन नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट जो है वो सप्रेस्ड है कंपेयर टू पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट बाय दिस। अब जाके आप बातों को पढ़ेंगे लंबी चौड़ी पैराग्राफ में क्या है, लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने जो लिखी थी मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अगर आप रिलेटिविस्टिक एनर्जी पे हो तो नेगेटिव एनर्जी पार्ट जो है वो कम तो है लेकिन स्टिल अप्रिशिएबल है, नॉन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ नॉन जीरो है और काफ़ी बेहतर है जो नॉन जीरो से कुछ बड़ा है जीरो, ठीक है। और यही जिटर बेबी ग्रुप को इंपॉर्टेंट बनाता था, याद ना, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉम्बिनेशन थी ना बी और डी, तो वो एम्पलीट्यूड ओवरऑल बी और डी से कम था लेकिन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को इंपॉर्टेंट बनाता। अगर ये बी जो है अप्रिशिएबल है तो याद है बी और डी का प्रोडक्ट वो अप्रिशिएबल हो जाती है जिटर बेबी ग्रुप टर्म जो है। अच्छा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि वी फाइंड ओवर सेल्फ। अच्छा मैं इसको जरा बेहतर तरीके से रिप्लेस करता हूँ। इससे जब हम आगे जाके चीजों को कैलकुलेट करेंगे ना तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। हमने ये तो एस्टेब्लिश कर लिया कि D जो है वो कम है, लेकिन रिलेटिविस्टिक एनर्जीज पे देखें तो ये फैक्टर
0 से कम है लेकिन सॉरी 1 से कम है लेकिन बहुत कम नहीं है, चले 0.2 भी हो तो है, 0.1 भी हो तो है। क्यों? क्योंकि b के साथ ज़रब खाएगा जब b तो z टर्म का एम्पलीट्यूड इतना कम नहीं होगा, ऑसिलेशन तेज होगी और उसका एम्पलीट्यूड भी मुनासिब होगा। कितना होगा क्वांटिटेटिवली आई कांट से अनलेस एंड अनटिल न्यूमेरिक केस। ये एक बहुत बड़े पैराडॉक्स को जन्म देगा कि अब अगर आपके पास एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद है और उसका एम्पलीट्यूड भी नॉन जीरो है, उससे आप किसी पोटेंशियल से गुजारें तो क्या होगा? आपने पढ़ा था कि अगर कोई वेव आती है प्लेन वेव, वो किसी एम्पलीट्यूड, वो किसी पार्टिकल इन बॉक्स पोटेंशियल बॉक्स में एंटर होती है या स्टेप पोटेंशियल में एंटर होती है तो वो क्या करती है? एक्सपोनेंशियली डिके करती है। इसका मतलब ये है कि अब अगर किसी के पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट है मौजूद तो देखेंगे कि ये क्या करता है जब पार्टिकल इन स्टेप पोटेंशियल, हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अगर एक स्टेप पोटेंशियल में एंटर हो तो जो हम पढ़ते थे कि ये ट्रांसमिटिविटी व्हिच इज द रेशियो ऑफ अ ट्रांसमिटेड करंट ओवर द इंसिडेंट करंट प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल टू 1। क्या ये चीज एस्टैब्लिश हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर ये एस्टैब्लिश होती है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए तो क्या ये एस्टैब्लिश होती है T और R जब दोनों, आपने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी ना नॉन रिलेटिविस्टिक, तो आपने पढ़ा था कि T भी पॉजिटिव है और R भी पॉजिटिव है। कोई चीज नेगेटिवली की ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी। अब आप यहाँ देखिएगा एक चीज नेगेटिव होगी तब T प्लस R 1 होगा, इसका मतलब न्यूक्लियर 1 से बड़ी है। ये क्या बात होगी? एक चीज जो रेशियो है इंसिडेंट से भी ज्यादा कोई चीज हो रही है, दिस बाय इटसेल्फ इज अ पैराडॉक्स एंड दिस इज अ वेरी फेमस क्लाइन पैराडॉक्स। ये हम फिर अगले लेक्चर में करेंगे एंड दिस विल बी द होल क्रक्स ऑफ दिस कोर्स, दिस क्लाइन पैराडॉक्स। आपकी बुक में उसने स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए किया, मैं स्पिन जीरो के लिए करूंगा। स्पिन जीरो के लिए करूंगा, स्पिन हाफ के लिए नहीं करूंगा। वो आप उसी मैथड से जाके कर लें, लेकिन मैं जरूर करूंगा क्लाइन पैराडॉक्स। अब जो चीज कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में समराइज करता हूँ, आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि अगर आप करंट कैलकुलेट करते हैं फॉर द फुल वेव पैकेट जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एनर्जी दोनों मौजूद हैं, तो आपने ये देखा कि उसमें एक ऑसिलेशन क्या था। फिर आप इस बात पे परेशान होंगे कि ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई है, अगर इतनी हाई है, अगर बहुत छोटी है तो खैर जितनी मतलब वो इलेक्ट्रॉन हिलता रहे ना, क्या फ़र्क पड़ता है न्यूक्लियस के करीब। लेकिन अगर वो इतना हिले कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के कभी करीब भी चला जाए तो शायद मसला बन जाए ना। तो आपने कहा इसका एम्पलीट्यूड भी देखना चाहिए हमें क्या है। फिर आपने कहा ये है फ्री पार्टिकल है तो हम इसको लोकलाइज करते हैं और इसका निकालते हैं कि वो कौन सी लेंथ है जिस लेंथ पे जाके ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो आपने देखा ये वो लेंथ है जो कि कॉम्पटन वेवलेंथ। फिर आपने कहा ठीक है हमने कॉम्पटन वेवलेंथ तो निकाल ली है, ये उस पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बी और डी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? तो हमने देखा कि जो नेगेटिव एनर्जी का जो एम्पलीट्यूड है वो सप्रेस्ड है PC over E plus MC², और ये वही सप्रेशन है जो स्मॉल कंपोनेंट की कंपेयर टू द लार्ज कंपोनेंट। फिर आपने कहा नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में तो ये ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये इग्नोरेबल है बाय 1/c इग्नोरेबल है क्योंकि E इक्वल टू MC² हो जाता है, PC over 2MC², ये 1/2c से इग्नोरेबल मैथ्स कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर आप रिलेटिविस्टिक चीज़ में चले जाते हैं, रिलेटिविस्टिक फिनोमेना में, तो फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि अच्छा चलेगा, रिलेटिविस्टिक फिनोमेना में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड एप्रिशिएबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक क्या है फिजिक्स से? हमने ये पढ़ा था कि कोई ना कोई फोर्स लग रही है पार्टिकल, मैं ये चीज़ में आऊँगा फोर्स क्यों लग रही है मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कहूँगा कोई ना कोई पोटेंशियल मौजूद है जो उसको ऑसिलेट कर रहा है, मैं एक पोटेंशियल को लेके चलूँगा और इस चीज़ को कैलकुलेट करूँगा। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल इसी तरह का एक पेपर, रिसर्च पेपर हमने लिखा आज से कुछ साल पहले, कुछ कैलकुलेशन बहुत पहले की गई और उस कैलकुलेशन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट लिया और उन्होंने जो चीज़ कैलकुलेट की वो ये थी कि फर्ज कीजिए एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन की बजाय एक न्यूट्रॉन। इससे उन्होंने कहा कि अगर एक
म्यू1 डिके करता है एक ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन में, तो साथ में दो न्यूक्लियन होते हैं, एक म्यू1 की तरह कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये म्यू1 भी पोटेंशियल में और ये इलेक्ट्रॉन भी पोटेंशियल में है। उन्होंने इसको सॉल्व किया था सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पार्ट, नेगेटिव एनर्जी पार्ट इग्नोर कर दिया, तो बिल्कुल सही इग्नोर किया था अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब उन्होंने, मैंने आज आपको पूरा रिसर्च पेपर करा दिया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बी मॉड स्क्वायर और डी मॉड स्क्वायर टोटल का इंटीग्रल निकाला और उन्होंने देखा जो डी वाली कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्मलाइजेशन है, अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है साइन, तो उसकी कंट्रीब्यूशन तकरीबन 0.16%, तो उन्होंने कहा अगर ये इतनी छोटी है तो इसको इग्नोर कर देते हैं इसका। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंटरफेरेंस टर्म थी, तो हमने ये साबित किया कि उनकी कैलकुलेशन ठीक है अगर ये पोटेंशियल वीक है, लेकिन अगर ये पोटेंशियल स्ट्रांग हो जाए, यानी छोटे एटम्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मर्करी या उससे बड़े में चले जाए हम, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो, और जब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तो डिके रेट बढ़ जाता है। हमने इसी चीज़ को समझा, और दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड वेरी एलिमेंट कैलकुलेशन। या देखना चाहें तो पेपर देख सकते हैं, देखा हमने थोड़ा सा ये 2019 में प्रॉब्लम 2020, लेकिन ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये कैलकुलेशन ऐसी इस तरीके से की हुई है जो एक जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको समझ लगे, ये फंडामेंटल फिजिक्स वो फंडामेंटल था। हम ये मान के चल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन से चीज़ों को इग्नोर करते थे, लेकिन हमने ये देखा था कि करंट में इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये तो ट्रांजिशन करंट ये भी इग्नोर करते, बहुत बड़े बड़े उनमें से एक बंदा पता है कौन है, QCD का एक्सपर्ट है, कमाल का, बहुत ही मशहूर, उन्होंने इसको इग्नोर किया। तो सिडनी कोलमैन ने अपनी किताब के शुरू में यही लिखा कि अगर आप रिलेटिविस्टिक एनर्जीज में और आप ये मान के चलें कि नेगेटिव एनर्जी के कंट्रीब्यूशन कम है और उससे आपकी कैलकुलेशन भी ठीक है, तो ये तुक्का तो हो सकता है, इसलिए हमने साबित भी किया अगर रिलेटिविस्टिक एनर्जी पे हो तो आपके पास नेगेटिव एनर्जी अगले में बताएं कब आप जाके पेपर्स पढ़ सकते हैं 2018 में, उसका टाइटल होगा बाउंड व्यू ऑन टू बाउंड इलेक्ट्रॉन पोजीशन स्पेस कैलकुलेशन। तो ये पोजीशन स्पेस में सारी चीजें हमने उन्होंने मोमेंटम स्पेस में की थी, हमने पोजीशन स्पेस में, एंड देयर आर मैनी थिंग्स जो इस प्रॉब्लम में देखी जा सकती है, वो कभी वक्त नहीं आता ये पोटेंशियल है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, इसमें कोई पोटेंशियल, यही तो खास बात है, पोटेंशियल नहीं है लेकिन लोकलाइजेशन है। आपने बाउंड्रीज लगा दी नहीं, जब आप बाउंड्री लगाते हैं तो पार्टिकल बाउंड हो जाता है, जब बाउंड होता है तो कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाई है, लोकलाइज नहीं किया, ठीक है वेव पैकेट को लोकलाइज किया ना, फिर है सिर्फ लोकलाइजेशन करने से मसला वही हुआ जिस तरह जैसे फोर्स लग रही है, तो अभी तक हमें पोटेंशियल लेके क्या करना है, हाँ ये आपकी बात सही है कि जितना मैथ बढ़ता जाएगा उतना ठीक है, बिल्कुल सही, सॉरी यू आर राइट, जितना मैथ बढ़ता जाएगा उतनी लेंथ स्केल छोटी होती है, तो इसका मतलब दो हाथी जितने पार्टिकल भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके लिए और अंदर जाके देखना पड़ेगा वैक्यूम। तो अब ये फिनोमेना ना वैक्यूम में होता रहता है कि जो वैक्यूम है उससे पार्टिकल एंटी पार्टिकल हमेशा पैदा होते हैं। अच्छा, जो क्वांटम मैकेनिक्स में, जो क्वांटम फील्ड थियरी में हम करते हैं ना, पता क्या करेंगे, ये जो बी है ना, इसको टोपी बना दें, अगर टोपी है पहनी है इसने तो ये ऑपरेटर, अगर ये ऑपरेटर है तो स्टेट पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब आप ये पार्टिकल पैदा करेगा जिसकी स्पिन u होगी, जिसकी एनर्जी e होगी और मोमेंटम v होगा, सारी की सारी थ्योरी क्वांटम बस। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मसला नहीं, यही इसी से बन जाती है, तभी तो मैंने कहा था पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, और टोपियाँ बनाते जाएं, इसको p इसको v बना दें, इसको डैगर डी डैगर बना दें, एक पार्टिकल मरेगा तो एक पैदा होगा, जो मरेगा वो u वाला होगा और पैदा जो होगा वो d वाला होगा,
पॉजिटिव एनर्जी मरेगी वी आर कास्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी और खत्म होगी। एक पार्टिकल फिना हुआ तो एक एंटी पार्टिकल पैदा भी होगा, बस वैसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। ये हमला करवा